क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में टोटल आपको 21 चैप्टर भरना है, जिसमें पहला चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, यानी एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए पहला चैप्टर कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स जो है सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर हम लोगों का है डिमांड। इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है भाई? डिमांड। पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहला चैप्टर से कोई भी मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया डिमांड चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा? तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ओनली एसएक्यू आएगा। ओनली इस चैप्टर से आपका एसएक्यू रहने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड यानी मांग। डिमांड यानी क्या होता है भाई? मांग, किसी भी वस्तु का मांग करना। तो किसी भी वस्तु का डिमांड होने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है, डिजायर टू परचेज या विलिंगनेस टू परचेज, माने खरीदने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, प्लस परचेजिंग पावर, आपके पास खरीदने का कैपेसिटी होना चाहिए। जब दोनों होगा तो वस्तु का डिमांड होगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते वक्त आपको मान लीजिए आइसक्रीम खाने का मन कर दिया, यानी आपका डिजायर टू परचेज है। मान लीजिए आइसक्रीम का दाम 10 रुपया है और 10 रुपये आपके पास है, जाकर के 10 रुपया दे करके आप आइसक्रीम खरीद लिए, यानी डिमांड आपका पूरा हो गया, मांग आपका हुआ। यानी आपके पास दोनों चीज़ था, डिजायरनेस भी था प्लस में परचेजिंग पावर भी था। इसमें से कोई भी एक एब्सेंट हो जाएगा तो डिमांड नहीं होगा। तो डिजायर टू परचेज या विलिंगनेस टू परचेज, ये डिजायर टू परचेज या विलिंगनेस टू परचेज प्लस परचेजिंग पावर, दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो जाएगा तो डिमांड नहीं होगा। रास्ते में देखते हैं जो भिखारी लोग होते हैं, जो बेगर लोग होते हैं, उनका भी मन करता है अच्छा से घर में रहे, अच्छा से खाना खाए, लेकिन वो क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, या मान लीजिए ऐसा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पास पॉकेट में पैसा है, पैसा का कमी नहीं है, लेकिन उसको खरीदने का किसी चीज़ का इच्छा ही जनरेट नहीं हो रहा, इच्छा शक्ति ही नहीं आ रहा, खरीदने का कुछ मन ही नहीं कर रहा, तो वस्तु का डिमांड नहीं होगा। डिमांड होने के लिए दोनों चीज़ का होना जरूरी है। तो डिमांड का डेफिनेशन क्या होगा भैया? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांड। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांड इन विच डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कोमोडिटी। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कोमोडिटी इन विच बायर विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज। डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु का क्या करना भाई? मांग करना, जिसमें बायर क्या है? खरीदने का इच्छा शक्ति भी रखता है और खरीदने में सक्षम भी है। दूसरा डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, डिमांड इज द डिजायर। डिमांड इज द डिजायर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड इज द डिजायर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। उसे क्या कहते हैं? डिमांड। समझ आ गया भैया? एक बार रिपीट करते हैं। डिमांड के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है, खरीदने का इच्छा शक्ति और साथ में खरीदने का आपका कैपेसिटी, परचेजिंग पावर, तो ही जाकर के डिमांड होगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगा। इच्छा शक्ति को विलिंगनेस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है? डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, या इसे कह सकते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। आप तो जान चुके हैं कि भाई चैप्टर 2 मार्क का है, तो सिर्फ डेफिनेशन और शॉर्ट आंसर को ही याद करना है। आइए हम लोग समझ रहे हैं कि डिमांड को कौन ऐसा चीज़ है जो या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा, माने डिमांड को प्रभावित कर देगा। पहला हम लोगों का है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर व्यक्ति का इनकम ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड चेंज हो जाएगा, व्यक्ति का इनकम कम भी हो जाता है तो डिमांड चेंज हो जाएगा। तो पहला क्या भाई? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा हम लोगों का है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम कहते हैं इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक इंडिविजुअल के स्वाद और पसंद पर निर्भर करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर ये स्वाद और पसंद निर्भर करता है। अगर उसका स्वाद और पसंद चेंज हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई टी पीता था, टी माने चाय पीता था, उसका टेस्ट चेंज होकर के कॉफ़ी में कन्वर्ट हो गया है तो डिमांड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे? या मान लीजिए कोई बीड़ी पीता था,
उसे अब बीड़ी अच्छा नहीं लग रहा, सिगरेट अच्छा लग रहा, तो क्या पिएगा भाई? सिगरेट पिएगा। कोई धोती कुर्ता पहनता था लेकिन धोती कुर्ता उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो अब क्या पहनेगा? जींस पैंट, शर्ट पैंट। तो क्या चेंज हो गया भाई? प्रेफरेंस। माने स्वाद और पसंद चेंज होते ही डिमांड चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं रिपीट कर दूं, हम लोग कर क्या रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? पहला क्या भाई? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मान के चलिए आप ही का इनकम आज 10,000 है और आपका इनकम मान लीजिए 1,00,000 हो गया, तो क्या आप जो चीज़ इस्तेमाल करते थे क्या वही चीज़ सेम इस्तेमाल करिएगा कि कुछ आप परिवर्तन लाइएगा? तो आंसर इज आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। आपका इनकम पहले 10,000 था, अब इनकम आपका 1,00,000 हो गया है, इनकम ज़्यादा हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाना है। इसे कहेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल बी चेंज, डिमांड विल बी चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग समझे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर। अगर उसका स्वाद और पसंद चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पहले बीड़ी पीता था, अब उसे अच्छा नहीं लग रहा बीड़ी पीना, तो क्या पिएगा भाई? सिगरेट पिएगा। चाय पीता था, चाय पीना उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या पिएगा? कॉफ़ी पिएगा। आगे बढ़ते, नीड ऑफ द इंडिविजुअल। भाई इंडिविजुअल का नीड होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल का नीड ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल का नीड कम है तो डिमांड कम होगा। ज़रूरत, नीड माने क्या होता है? ज़रूरत। जैसा मान लीजिए मुझे किसी वस्तु का ज़रूरत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, कम है तो कम खरीदेंगे। मुझे ज़रूरत है ही नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसे कहते हैं नीड ऑफ द इंडिविजुअल। तो हम लोग 3 डिटर्मिनेंट समझे हैं, नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। प्राइस ऑफ द कोमोडिटी क्या होता है? सुन लीजिएगा। प्राइस ऑफ द कोमोडिटी का मतलब होता है कि अगर वस्तु का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। माने अगर वस्तु का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा, और वस्तु का प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। 2 ही आपको याद करके जाना है। हम लोग कितना चीज़ को डिस्कस के 4, एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंज। हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाएगा। हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंज। हमको लग रहा है कि किसी सामान का दाम फ्यूचर में क्या होने वाला? कम होने वाला है, तो उसका असर आज ही दिखने लगेगा। माने बिकेगा बट कम कम बिकेगा। जैसे एक बार आप लोग सुने थे नमक का हल्ला हो गया था कि सॉल्ट जो है इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है, तो सभी लोग क्या किए थे? तुरंत जाकर के नमक खरीद करके सबके घर में 2-4 पैकेट लगभग आ गया था। कोई बच्चा तो एक एक बस्ता ला करके घर में रखा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगा नमक का तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में होने वाला देखिए डिमांड पे आज ही असर हो गया। समझ पा रहे? इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंज। तो क्या क्या हम लोग डिटर्मिनेंट्स में समझे हैं? नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। प्राइस ऑफ द कोमोडिटी में क्या समझे हैं? किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। ये थोड़ा देर बाद हम लोग पूरा डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि सबसे पहले हम संबंध दर्शाते हैं किसी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। माने हम रिलेशन को दर्शाते हैं प्राइस एंड कोमोडिटी का। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि हमारा भाई रिलेशन है प्राइस और कोमोडिटी के बीच में। अगर किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। बट अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल सुनिएगा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड नेसेसिटी गुड्स पे नहीं होता। नेसेसिटी गुड्स का मतलब जो गुड्स आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसे गुड्स पे लागू नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड। समझ रहे? कैसा गुड्स? ऐसा गुड्स जिसके बिना हम रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंगो का अभी सीजन है। मैंगो थोड़ा दिन पहले कुछ पकड़ के चलिए आपका 1 मंथ पहले जब शुरू मार्केट में आया होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग खरीदते होंगे लेकिन कम खरीदते होंगे, यानी डिमांड कम होगा। अभी प्राइस क्या हो गया? देखिए काफ़ी कम हो गया है तो डिमांड ज़्यादा है। बट अदर फैक्टर स्थिर होना चाहिए। अदर फैक्टर बोले तो जैसे मान लीजिए मैंगो का प्राइस 10 रुपया हो गया, मान लीजिए, मानने में क्या है, लेकिन मार्केट में ये संदेश है पूरा कि मैंगो खाते ही हॉस्पिटलाइज, मैंगो खाते ही 10 रुपये केजी मैंगो का प्राइस हो गया, लेकिन मैंगो खाते ही लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। समझ पा रहे? क्या कोई मैंगो खाएगा? आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर स्थिर नहीं है, तो अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड।
तो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या हो रहा? लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी. व्हेन प्राइस राइजेज डिमांड विल बी फॉल, प्राइस फॉल डिमांड विल बी राइजेज, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट. उसे क्या कहते हैं हम लोग? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम क्या होगा? डायग्राम के लिए दो डंडी तो ऐसा टानते ही आप जानते हैं, एक्स और वाई. मान लीजिए प्राइस यहाँ है तो डिमांड कम है, प्राइस ऊपर है माने क्या? प्राइस ज़्यादा है, इधर कम है माने डिमांड कम है. प्राइस थोड़ा कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, थोड़ा प्राइस और कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया. इस तरीक़े से लॉ ऑफ डिमांड का हम लोग डायग्राम को बनाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड सब जगह लागू नहीं होता है, कुछ इसका एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा, माने डोंट ओबे द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड सब जगह लागू नहीं हो सकता है. कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं हो सकता है? सुनिए ध्यान से. एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से. गिफ एंड गुड्स का ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू होने वाला नहीं है. ये गिफ एंड गुड्स क्या है? गिफ एंड गुड्स जहाँ पे सर्च किया गया था वहाँ पे देखा गया था कि जिस वस्तु का प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं. जिस वस्तु का प्राइस ज़्यादा है लोग डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं. प्राइस कम है तो डिमांड भी कम कर दे रहे हैं. ये तो उल्टा हो गया. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला था? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है. लेकिन गिफ एंड गुड्स में तो उल्टा हो रहा था कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड भी कम है. इसलिए बोला गया भाई गिफ एंड गुड्स पे ये नियम लागू नहीं होगा. जहाँ पे गिफ एंड गुड्स को सर्च किया गया था वहाँ पे दो ही प्रोडक्ट था, मीट और पोटैटो. सर रॉबर्ट ने इसको टेस्टिंग किया था. तो यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट था, मीट एंड पोटैटो. क्या हो रहा था? मीट का दाम ज़्यादा हो रहा था तो लोगों को लगता था ओ मीट काफ़ी अच्छा है, लोग मीट की तरफ बढ़ते थे, मीट ही खाते थे, पोटैटो को छोड़ देते थे. जब पोटैटो का दाम ज़्यादा हो जाता था तो लोग मीट खाना छोड़ देते थे, पोटैटो खाना स्टार्ट करते थे. लोगों को लगता था यही अच्छा है. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो ये बात नहीं बोला, उससे कहते हैं गिफ एंड गुड्स. गिफ एंड गुड्स क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग डेप्थ में लेंगे. दूसरा है स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन माने शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में क्या होता है ना, प्राइस ज़्यादा होता है तो शेयर का डिमांड भी ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा है तो शेयर का डिमांड भी ज़्यादा होता है, प्राइस कम होता है तो शेयर का डिमांड भी कम होता है. कहाँ पे? शेयर मार्केट में. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है. लेकिन स्पेकुलेशन में उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. तो गिफ एंड गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. स्पेकुलेशन का ऊपर डिमांड, स्पेकुलेशन माने शेयर मार्केट, उसका ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. एडिक्शन, आदत बन जाता है, आदत वाला चीज़ पे भी लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. प्राइस कोई मैटर नहीं करता है. जैसे मान लीजिए अल्कोहल, कितना लोगों को भाई पीने का आदत होता है तो उनको पीना है तो पीना है, प्राइस डजन मैटर, प्राइस कितना भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे लॉकडाउन के बाद 30% गवर्नमेंट बढ़ा दिया था, लेकिन देखिए पेकर लोगों को जो ड्रिंक करते हैं लोग, उनको कोई फ़र्क पड़ा क्या? एक दिन का कैपेसिटी वो लोग नहीं खरीद रहे थे. जब खुला था शुरू लॉकडाउन के बाद, आप न्यूज़ में देखे होंगे, वो 4-4 दिन का अपना खुराक को खरीद रहे थे. तो भाई एडिक्शन, प्राइस बढ़ता है तो बढ़े, डजन मैटर, पीना है तो पीना है. किसको? जिनको एडिक्शन है, आदत है. समझ रहे हैं? तो कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं हो सकता? गिफ एंड गुड्स, स्पेकुलेशन, एडिक्शन. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी. उसके पास घड़ी है तो हमारे पास भी महंगा घड़ी होना चाहिए, उसके पास कार है तो हमारे पास भी कार होना चाहिए, उसके घर में टीवी है तो हमारे घर में टीवी होना चाहिए. इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता है. तो ये सब जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है. भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि आपका प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है. कह सकते हैं सेम एज लॉ ऑफ डिमांड, सेम एज लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं. इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. बट चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स ऑफ द कमोडिटी या ड्यू टू द अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तो सेम एज लॉ ऑफ डिमांड बोला, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है. उसे क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है प्राइस स्थिर है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है बट डिमांड में परिवर्तन हो जा रहा है.
जैसे पार्ले जी बचपन में कितना रुपये में खाए थे? 3 रुपये में। पार्ले जी बचपन में कितना रुपये में खाए थे भाई? 3 रुपये। आज के रेट में कितना मिलेगा आपको? 3 रुपये। तो आप कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो। कितने लोग तो बोलते हैं कि भाई ये जो पार्ले जी है डॉग को खिलाने के लिए बना है, हम लोग के लिए तो पार्ले जी है ही नहीं। कितना लोग का ऐसा कहना है, समझ रहे? हमारा ये मानना नहीं है भाई, पार्ले जी इंसान ही खाता है, बट हम लोग कभी खाते कभी नहीं खाते। क्यों भाई? ड्यू टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमको स्वाद उसका अच्छा नहीं लगता है, इनकम ज़्यादा है हमारा, ये सब फैक्टर के कारण कभी खरीदते कभी नहीं खरीदते। तो प्राइस में देखिए कोई अंतर नहीं हुआ, बट डिमांड में अंतर है, कभी खरीद रहे हैं कभी नहीं खरीद रहे हैं। इसे कहेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड का मतलब प्राइस स्थिर है बट डिमांड चेंज हो जा रहा है अदर फैक्टर के कारण। अदर फैक्टर क्या हो सकता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं। इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। देखिए भाई, इकोनॉमिक्स में कस्टमर और कंज्यूमर एक ही चीज़ होता है, समझ पा रहे? क्योंकि देखिए कस्टमर कंज्यूमर दोनों अलग अलग वर्ड है। कस्टमर का मतलब जो गुड्स खरीद रहा और कंज्यूमर का मतलब जो गुड्स को इस्तेमाल कर रहा। जैसे मान लीजिए मैं बाज़ार से मैंगो खरीद के लाया, मैं कौन हूँ? कस्टमर। हमारे घर के लोग खाए तो हमारे घर के लोग क्या भाई? कंज्यूमर। अच्छा, मैं मार्केट से मैंगो खरीद के लाया, खुद ही खा लिया, तो मैं तो पहले कस्टमर हूँ, फिर क्या मैं खाया तो क्या बन गया? कंज्यूमर। समझ पा रहे? या मान लीजिए बच्चे हमारे पढ़ाने के लिए मार्केट से मार्कर खरीद के लाए, तो बच्चे कौन है? कस्टमर। हम बोर्ड में इस्तेमाल कर लिए मार्कर को, हम कौन हो गए? कंज्यूमर। अच्छा, मार्केट में गए, हम खुद मार्कर खरीदे, हम कौन है? कस्टमर। इस्तेमाल खुद किए, हम कौन बन गया? कंज्यूमर। तो भाई ऐसे कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस यही होता है, बट इकोनॉमिक्स में कस्टमर कंज्यूमर को दोनों एक ही माना गया है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो खरीदेगा वही इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ कस्टमर को ही कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत। तो कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। हम मार्केट में कितना खर्च करने के लिए रेडी है और हमने कितना खर्च किया, उसके बीच के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता की बचत। एग्जाम्पल में आइएगा, जैसे मान लीजिए मार्केट में हम 1000 रुपये खर्चा करने के लिए रेडी है अपने शर्ट पैंट को खरीदने के लिए। 1000 रुपये खर्चा करने के लिए रेडी है, क्यों भाई? क्योंकि हमें शर्ट पैंट लेना है। हमने मार्केट में जा कर के 800 रुपये खर्चा किया, हमने मार्केट में जाकर 800 रुपये खर्चा किया, कितना रुपया बचाया? 200। यही है कंज्यूमर सरप्लस। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, मैं मार्केट में 1000 रुपये खर्चा करने के लिए रेडी हूँ, मार्केट में 1000 रुपये खर्चा करने के लिए रेडी हूँ, मैं जाकर के मार्केट में 1500 रुपये खर्चा किया, कितना बचाया? कुछ नहीं, माइनस में आ गया। तो भाई कंज्यूमर सरप्लस क्या चला गया? माइनस में चला गया। समझ रहे हैं? ये भी उपभोक्ता की बचत ही है लेकिन नेगेटिव है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे। इट में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है हम लोग का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सुनिएगा ध्यान से। क्या करने जा रहे भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। लॉ का मतलब क्या होता है भाई? नियम, कानून। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन, एक्स्ट्रा कंजम्पशन को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमें यह समझना है हास का नियम, सीमांत उपयोगिता के हास का नियम, कमी का नियम को हम लोग को समझना है। तो ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम किसी भी चीज़ का जब हम अतिरिक्त उपभोग करने लगते हैं, अतिरिक्त इस्तेमाल करने लगते हैं, तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप शुरू कोई मोबाइल खरीदते हैं, एकदम प्रैक्टिकल है भाई, आपके लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लीकेबल होता है, हमेशा होता भी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदे, शुरू मोबाइल खरीदते हैं तो आपका इस्तेमाल करने का सेटिस्फैक्शन लेवल ज़बरदस्त लेवल का होता है, काफ़ी अच्छा लगता है आपको इस्तेमाल करने में। लेकिन काफ़ी दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि ये तो बेकार है, फालतू है, माने सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मान लीजिए एक प्यासा व्यक्ति को हम शुरुआत में पानी पिलाएं तो अगर उसको एक घूंट भी मिलता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए एक प्यासा व्यक्ति को एक गिलास पानी दिए तो सेटिस्फैक्शन लेवल ज़बरदस्त लेवल का रहेगा, लेकिन दूसरा गिलास पिलाएंगे तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, तीसरा पिलाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, चौथा में तो भाई 0 ही हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है ना पिए। समझ रहे हैं? तो आप हर चीज़ को उठा के देख लीजिए कि जिसका भी हम लोग अतिरिक्त उपभोग करते हैं, अतिरिक्त इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़रूरत कम हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए बाइक को ले लीजिए। शुरू जब आप बाइक खरीदिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 2 साल 4 साल 5 साल पे इस्तेमाल करिएगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, आपको लगेगा ये बेकार है। समझ रहे हैं कि हमें दूसरा लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को दर्शाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पार्टी में गया, कोई लड़का, मान लीजिए राजेश नाम का एक लड़का है जो पार्टी में गया और भूखा सा है। पार्टी में जैसे मान लीजिए गया तो मान लीजिए पार्टी में तो बहुत तरीका का खाना बना रहता है, उनको मान लीजिए कचौरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पहला कचौरी खाया, टेस्ट उसका क्या रहेगा, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। दूसरा कचौरी खाएगा, सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरा खाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। चौथा खाएगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। पांचवा खाएगा, भाई अगर पेट भर गया तो टेस्टलेस हो जाएगा। छठा खाएगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन एकदम मतलब ना के बराबर रहेगा। और ज़्यादा खा लेगा तो समझ ही रहे हैं, पेट भर जाएगा तो खुद छोड़ देगा, नहीं तो ज़्यादा खा लेगा तो समझ ही रहे हैं नेगेटिव हो जाएगा, उल्टी करना पड़ेगा। तो देखिए भूखा सा जब पार्टी में गया तो सबसे पहले जब मुंह में निवाला को डाला तो उसको ज़बरदस्त लगा, लेकिन जैसे जैसे वो खा रहा है उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा। समझ रहे? इस नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती ज़्यादा खा लेता है लोग, तो भाई जाके आपको उल्टी करना पड़ेगा, बोमी करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा चीज़ को। समझ रहे हैं? इस नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? मैं रिपीट कर दूं, हम किसी भी चीज़ का जब हम एडिशनल इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपयोगिता कम होने लगता है। समझ पा रहे? इफ़ यू यूज एनी commodity more and additional देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगता है भाई, कम होने लगता है। उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी चीज़ का जब ज़्यादा उपयोग करोगे तो उसका उपयोगिता कम होने लगता है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है, आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है। ऐसे चीज़ों को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या पढ़े हैं फटाफट एक बार रिपीट करा दे आपको। सबसे पहले आते थे हम लोग समझे डिमांड। मांग होने के लिए, किसी वस्तु का मांग होने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है, डिजायर टू परचेज या विलिंगनेस टू परचेज प्लस परचेजिंग पावर। डेफिनेशन क्या है, डिमांड इज अ डिजायर टू परचेज बैक्ड बाई परचेजिंग पावर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाई परचेजिंग पावर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या भाई, डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो आंसर सेम लिखेंगे। नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला भाई, प्राइस और कमोडिटी का रिलेशन को दर्शाया, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या था भाई, गिवन गुड्स, स्पेकुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एडिक्शन। फिर हम लोग क्या समझे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में बोले हैं सेम एज लॉ ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है भाई, प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज। जैसे पार्ले जी का प्राइस स्थिर है लेकिन डिमांड कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, ड्यू टू द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या भाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब जो हम लोग अदर फैक्टर पढ़े हुए हैं।
कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू पे एंड एक्चुअल टू पे, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु का हम ज़्यादा उपभोग करते हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगता है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है, ऐसे चीज़ों को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, कमेंट करके बताइए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।